हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यू पेपर फर्स्ट यूनिट 8 की हम थ्योरी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसमें एक लास्ट टॉपिक रह रहा था जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा था, इंट्रानेट उस दिन रह गया था, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैंने कल उसकी एक शॉर्ट बनाकर डाल दिया था। वहाँ से आप देख लेना भाई, ये मत कहना कि आपने कंप्लीट नहीं कराया मैम, थोड़ा बहुत छोड़ दिया है। तो मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, बाकी जो फुल फॉर्म वगैरह हैं उनको मैंने साथ के साथ भी करा दिया था, और कुछ मैं शॉर्ट्स के माध्यम से करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर अब फुल फॉर्म से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो मेनली हमने कर ही ली हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कर ली हैं अच्छे से। तो अगर आपने नहीं देखी है लास्ट वीडियो, जो भी नए बच्चे हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड एट्थ, ये 4 यूनिट हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे यहाँ पर जो यूनिट 8 है उसका आज हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। बताना आपको क्लास कैसी लगे, और कमेंट करके बताया करो भाई, अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। ऐसे भी बच्चे हैं जो रेगुलर देख रहे हैं लेकिन वो भी लाइक नहीं करते, बड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। बाकी के जो न्यू बच्चे हैं उनसे तो क्या ही कहें, लेकिन जो रेगुलर देखने वाले हैं वो भी पसंद ही नहीं करते। चलो कोई नहीं, पढ़ लीजिए बस आप, ठीक है। सही कथन का चुनाव करना है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर इनमें से 2 कथन आपके सामने दे रखे हैं, वैसे मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख दिया है, ठीक है। तो RAM के अधिकांश, लेकिन आपको पढ़ना है पूरा, भले ही आपको आंसर दिख जाए। RAM के अधिकांश रूपों की अंतर्वस्तु लोपशील है, अतः वे दीर्घकालिक डाटा भंडारण के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। तो RAM के अधिकांश रूपों की अंतर्वस्तु क्या है? लोपशील है, इसलिए वे दीर्घकालिक डाटा भंडारण के लिए क्या होते हैं? अनुपयुक्त हो जाते हैं। तो ये क्या है, सत्य है या असत्य है? तो ये बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। दीर्घकालिक डाटा भंडारण के लिए अनुपयुक्त होते हैं जो रैम होता है, RAM और प्रोसेसर रजिस्टरों की तुलना में हार्ड डिस्क की डाटा तक पहुंच अधिक तीव्र है। तो ये बात क्या है, गलत है। RAM और प्रोसेसर जो रजिस्टर हैं उनकी तुलना में हार्ड डिस्क की डाटा तक पहुंच अधिक तीव्र होती है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कंप्यूटर आरंभिक मेन फ्रेम से विकसित होते हुए आज उच्च परिकलन शक्ति वाले छोटे स्मार्ट उपकरण बन गए हैं। कंप्यूटर आरंभिक मेन फ्रेम से विकसित होते हुए, मेन फ्रेम बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था पहले, आपने पढ़े हैं बहुत अच्छे से, मैंने बताया भी था कि 5 पीढ़ियां हैं। अब जो हमारे वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहा है वो 5वीं पीढ़ी है उसकी, ठीक है, 5th जनरेशन है। उससे पहले 4 पीढ़ी मतलब थी, दादा परदादा उनके दादा ऐसे करके बहुत सारे। और ये जो मेन फ्रेम है ना, परदादा के भी दादा थे सबसे पहले। तो ये बहुत बड़े वाले बनते हैं, बहुत बड़ा बड़ा इनका क्या होता था, साइज होता था। लेकिन अब उनसे आरंभिक मेन फ्रेम से विकसित होते हुए, धीरे धीरे विकसित होते हुए आज ये उच्च परिकलन वाले शक्ति वाले छोटे स्मार्ट उपकरण बन गए हैं। और अब जितना ज़्यादा विकास होता जा रहा है उतना ही साइज छोटा होता जा रहा है, और उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। कंप्यूटरों के भौतिक आकार को घटाने में निम्नलिखित में से किस आविष्कार का योगदान है? वैक्यूम ट्यूब, एकीकृत पथ, रजिस्टर या ठोस अवस्था स्मृति। तो बताइए किस आविष्कार की वजह से ये जो आकार है, इनका जो फिजिकल आकार है वो घटता जा रहा है? तो ये एकीकृत परिपथ की वजह से। किसकी वजह से? एकीकृत परिपथ, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटरों में कौन से परिचालन प्रणाली के मोटे तौर पर कार्य हैं? कंप्यूटरों में कौन से परिचालन प्रणाली के मोटे तौर पर कार्य हैं? फाइलों और फोल्डरों को संभालना, प्रयोक्ता व हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता करना, उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में अंतरण। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही है? फाइलों और फोल्डरों को संभालना, ठीक है। ये परिचालन प्रणाली के कार्य होता है कि फाइलों और फोल्डरों को संभालना, प्रयोक्ता व हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता करना। लेकिन उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अंतरण या उनका ट्रांसफ़र करना, ये उसका काम, परिचालन प्रणाली का काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी मैंने दे रखा है, पहले मैं लिख देती थी,
ठीक है, ए बी सी इसके तीनों ही क्या हैं, करेक्ट है। साक्षी एक नए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के लिए उत्तेजित है। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है, मतलब फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। होता है ना, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐप होते हैं जिनको हम फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्री में कर सकते हैं। डाउनलोड कर भी लेते हैं तो वो चलते नहीं है फिर। ठीक है, परंतु वह स्रोत कूट को संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं कर सकती। ठीक है, वो क्या कर सकती है, डाउनलोड करने के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है, परंतु वह स्रोत कूट को संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं कर सकती। तो ये किसका प्रयोग कर रही है भाई, ये फ्रीवेयर का ही प्रयोग कर रही है। किसका, फ्रीवेयर। ठीक है, यहाँ पर मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर फर्मवेयर नहीं है, क्या आएगा यहाँ पर, फ्रीवेयर, फ्री का यूज कर रही है वो। ठीक है, लाइववेयर नहीं है ये। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में 2 प्रकार के स्लाइड अभिविन्यास समर्थित हैं। ये अभिविन्यास प्रकार कौन से हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में 2 प्रकार के स्लाइड अभिविन्यास क्या हैं, समर्थित हैं। तो ये अभिविन्यास प्रकार कौन से हैं, रूप चित्र और भूदृश्य, उदग्र और भूदृश्य, रूप चित्र और फेस डाउन, या भूदृश्य और फेस डाउन। तो इसमें से एक तो होगा रूप चित्र और दूसरा कौन सा होगा, भूदृश्य। रूप चित्र और भूदृश्य क्या होंगे हमारे, अभिविन्यास होते हैं। पावर पॉइंट में 2 प्रकार की जो स्लाइड समर्थित हैं ये अभिविन्यास हैं, रूप चित्र और भूदृश्य। कौन सा कथन है जो कि सत्य है इनमें से, साइबर प्रौद्योगिकी की संकल्पना का संचार उपकरणों के नेटवर्क की एक व्यापक रेंज के रूप में वर्णित किया जाता है। साइबर प्रौद्योगिकी की संकल्पना का संचार उपकरणों के नेटवर्क की एक व्यापक रेंज के रूप में वर्णित किया जाता है। अनेक समाजशास्त्री लोगों के प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर हो जाने को लेकर चिंतित है। ठीक है, अनेक समाजशास्त्री लोगों के प्रौद्योगिकी पर बहुत ज़्यादा, आजकल के आप जानते हैं एक छोटा सा बच्चा भी खाना तब खाता है जब उसके सामने फ़ोन होता है ना। तो वो किस तरीके से जो तकनीक बढ़ रही है उस पर कितना हर तरीके से डिपेंड है। बच्चा पढ़ रहा है तो फ़ोन चाहिए, खाना खा रहा है तो फ़ोन चाहिए, कुछ भी हम काम करें तो हमें हमेशा फ़ोन के, मतलब फ़ोन हमेशा पास में होना चाहिए। ठीक है, चाहे दुख हो या सुख हो, चाहे ज़िंदगी दुख में कटे या सुख में कटे, लेकिन फ़ोन होना चाहिए। तो आजकल ये हर किसी की आदत बन गई है, मेरी तो आदत नहीं है वैसे, लेकिन मोस्टली सबकी आदत बन गई है। मुझे तो बस अपने काम के सही मतलब है, काम के लिए ही मैं फ़ोन, लेकिन काम के लिए काम इतना है कि वैसे भी 24 घंटे मुझे फ़ोन पे लगा रहना पड़ता है, फ़ोन लैपटॉप बस यही चलते रहते हैं। तो इसीलिए अनेक समाजशास्त्री इस चीज़ को लेकर चिंतित भी हैं। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों ही बात सही है। वो समाजशास्त्री अगर चिंतित हैं तो कुछ करते क्यों नहीं हैं। ये सवाल आपके लिए। चलते हैं आगे, नीचे दिए कथनों में से सही कथन बताइए। पायरेसी का तात्पर्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की उन अनधिकृत नकल से है। पायरेसी का तात्पर्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की उन अनधिकृत नकल से है। हैकिंग का तात्पर्य अन्यथा गुप्त क्षेत्र से सूचना प्राप्त करने के प्रयासों से है। तो ये दोनों ही क्या हैं, कथन हमारे सही हैं। ये PYQ है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं पूछा गया था, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। ये इस तरीके से पूछा गया था, पायरेसी का तात्पर्य गुप्त क्षेत्र से सूचना प्राप्त करने के प्रयासों से है, ऐसे करके। ठीक है, ये इसमें पूछा गया था। और दूसरा कथन है हैकिंग का तात्पर्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की उन अनधिकृत नकल से है। ये ऐसे पूछा गया था, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, सीधा। ठीक है, तो दोनों ही हमारे ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। अब आप सीधा सीधा याद रख लीजिए। चलते हैं आगे। HDMI पोर्ट किसी कंप्यूटर से एक HDMI परिचालन योग्य युक्ति को निर्गम श्रव्य एवं दृश्य दोनों की अनुमति प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से किसका परिवर्णी शब्द है। HDMI की फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, इतना लंबा चौड़ा है ना, सीधा सीधा नहीं बोल सकता। तो HDMI की फुल फॉर्म क्या है भाई, वो आपको बतानी है। हाईली डिजिटल मल्टीमीडिया इंटरफेस हाई डेफिनेशन। HD का मतलब याद रखना, हाई डेफिनेशन। क्या याद रखना आपको, HD का मतलब क्या होता है, हाई डेफिनेशन। और MI तो सब में ही मिलेगा आपको, मल्टीमीडिया इंटरफेस। हालांकि इसमें इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। ठीक है, B इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं आगे, नीचे दिए कथनों में से सत्य कथन बताने हैं आपको। USB 1 सेकेंड, USB
यूएसबी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, यूनिवर्सल, है ना। यूएसबी ड्राइव फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाने जाते हैं। चेक और जमा पर्ची के अधोभाग में उन असामान्य संख्याओं को स्वतः पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा प्रयुक्त यंत्र MICR के रूप में जाना जाता है। यूएसबी जो होते हैं वो ड्राइव फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाने जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। चेक और जमा पर्ची के अधोभाग में उन असामान्य संख्याओं को स्वतः पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा प्रयुक्त यंत्र MICR के रूप में जाना जाता है। अधो का मतलब आप जानते होंगे नीचे होता है, अधो। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें जो सही हैं। प्रतीक प्रतीक दे रखा है यहाँ पर, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। यहाँ पर आपको दे दिया CC, तो ये CC की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब फुल फॉर्म क्या है? ये जो C है ये किसकी ओर संकेत करता है ये बताता है। प्रतिलिपिया अधिकार, अधीन सामग्री, प्रतिलिपि योग्य सामग्री, कॉपिंग कॉमन्स, क्रिएटिव कॉमन्स। तो CC का मतलब है यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स। ठीक है, क्रिएटिव कॉमन्स इसका क्या है? सही आंसर है। चलते हैं आगे। किसी DVD या CD पर प्रयुक्त R यह इंगित करता है कि केवल पठनीय है। किसी DVD या CD पर प्रयुक्त जो R है वो क्या करता है? यह बताता है, उसका संकेत यह होता है कि केवल पठनीय है। और दूसरे में कथन 2 दे रखा है, वेब ब्राउज़रों का प्रयोक्ताओं को इंटरनेट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़रों का जो प्रयोग है वो प्रयोक्ताओं को इंटरनेट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो दोनों ही जो कथन है वो क्या है? रॉन्ग है, इनमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर भाषा अनुवादक नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कि कंप्यूटर भाषा अनुवादक नहीं है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या हब? बहुत अच्छे से ये पढ़े थे हमने। कंप्यूटर भाषा अनुवादक इनमें से कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, असेंबलर भी है, लेकिन ये हब नहीं है। ये एक नेटवर्क डिवाइस होता है हब। ठीक है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही सिलिकॉन चिप पर लगी रहती है का उपयोग प्रारंभ हुआ? कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर? ये पीढ़ियाँ याद रख लेना कंप्यूटर की, कब से कब तक का इनका समय था। वैसे यहाँ से एक आध क्वेश्चन ले ही लेंगे हम, बाकी आप अच्छे से पढ़ लेना इनको। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, थ्योरी भी पढ़ सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम अगर चैनल ज्वाइन करें, मुझे बताएं कि आपको PDF चाहिए तो मैं डाल दूँगी। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही सिलिकॉन चिप पर लगी रहती हैं? तो ये किसका प्रारंभ हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चौथी पीढ़ी? तो इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही सिलिकॉन चिप पर लगी रहती है ना। तो ये चौथी पीढ़ी में ये सिलिकॉन चिप वाला इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या हुआ था? वैसे जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसका आविष्कार मतलब थर्ड पीढ़ी में ही हो गया था, थर्ड पीढ़ी में ये आ गई थी। लेकिन एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट पर बहुत सारी क्या लगी रही, सिलिकॉन चिप लगी रही, इसका प्रारंभ चौथी पीढ़ी में हुआ था। वैसे इंटीग्रेटेड सर्किट आपसे पूछा जाए तो तीसरी पीढ़ी की विशेषता है। कौन सा एक वाक्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभों में नहीं बल्कि हानियों में गिना जाता है? तो संचार की तीव्र गति होना ये हानि है या लाभ है? बताइए, बताएंगे कहाँ से, आप लाइव थोड़ी हैं। चलो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभों में नहीं है, हानियों में। संचार की तीव्र गति ये तो भाई लाभ है। वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, ये भी लाभ है ना। लाभ नहीं है, मुझे तो नुकसान दिखाई देता है। शिक्षा का विकास है, बिल्कुल पता नहीं कहाँ हो रहा है। गोपनीयता का भंग होना ये इसकी हानि गिनी जा रही है, लेकिन शिक्षा का भी विकास कहीं नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है पहले से भी ज़्यादा डल होती जा रही है शिक्षा। आधुनिक, आप बताना, अगर मेरी वाली पीढ़ी के हैं तो आप बताना कि आपको क्या लगता है कि वैसे देखो शिक्षा का विकास हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जिस तरीके से एक मतलब बच्चा हर तरीके से एक टेक्निक पर आधारित है, शिक्षा इतना पढ़ लिख के भी उसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। कहीं
ठीक से मतलब एक स्किल्स होती है, अगर वो स्किल सीखेगा पढ़ने लिखने के बाद भी तभी वो उसके काम की है पढ़ाई लिखाई। तो पढ़ लिख के भी बच्चे क्या है कि मतलब सोशल मीडिया के प्रभाव से कैसे भी कर को वो एक एज आती है जब वो बिगड़ते ही जा रहे हैं दिन पर दिन, आप देख सकते हैं। तो फिर क्या कहाँ शिक्षा का विकास हो रहा है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, जैक किल्बी, एलन ट्यूरिंग या विलियम इंग्लिस। ये चारों ही नाम हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए ज़रूरी भी हैं। तो बताएं आप यहाँ पर कौन सा हमारा जो आंसर है वो राइट होगा। आधुनिक कंप्यूटर का बिल्कुल मुझे पता है 90% बच्चे तो सीधा चार्ल्स बेबेज की तरफ भागेंगे, है ना, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है आधुनिक, क्या पूछा है? आधुनिक पूछ रहा है, यानी कि मॉडर्न, जो मॉडर्न कंप्यूटर का विकास हुआ है इसका जनक किसे माना जाता है? जैक किल्बी, एलन ट्यूरिंग, विलियम इंग्लिस। ये माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। किसको माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। और जैक किल्बी की अगर बात करें तो जैक किल्बी ने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। इन्होंने क्या किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट या कंप्यूटर चिप का आविष्कार किया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था 1958 ईस्वी में। और विलियम इंग्लिस की बात करें तो इन इंग्लिस भाई साहब ने क्या किया था? माउस का प्रोटोटाइप तैयार किया था विलियम इंग्लिस ने। माउस, है ना, तभी तो उसका नाम माउस रख दिया था, क्योंकि खुद इंग्लिश था, इसको पता ही नहीं था, इसको हिंदी में चूहा भी बोलते हैं। ठीक है, तो माउस का मतलब, चलो कोई नहीं, ये मजाक की बात है। बाकी भाई प्लीज़ आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर दे लेना और शेयर कर देना।